मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो टॉपिक है वो है पावर शेयरिंग। 10th क्लास का पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कंप्लेन है कि उन्हें पावर शेयरिंग समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि पावर शेयरिंग बहुत ही आसान है। पावर शेयरिंग जो टॉपिक है वह डेमोक्रेटिक कंट्री से रिलेटेड है। डेमोक्रेटिक कंट्री से रिलेटेड है। डेमोक्रेटिक का मतलब ये होता है ऐसा देश जहां पे इलेक्शन होता है और पब्लिक कास्टिंग देयर वोट एंड पॉलिटिकल पार्टी विन द इलेक्शन एंड फॉर्मुलेट द गवर्नमेंट। लेकिन सही मायने में पावर शेयरिंग का संबंध लोकतंत्र से है, जहां पे राजनीतिक दल भाग लेते हैं चुनाव में और जनता वोट देती है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर पावर शेयरिंग का सवाल क्यों आता है। पावर शेयरिंग का सवाल इसलिए आता है ऐसा देश जहां पे लोकतंत्र हो और समाज और कंट्री में जो समुदाय हैं वो कई परसेंटेज में बटे हुए हो, तो ऐसे हालात में जिसका परसेंटेज ज्यादा है वो हमेशा सरकार बनाता है और जिसकी तादाद कम है यानी कि जो माइनॉरिटी में है वो सत्ता में नहीं आ पाता है। तो पावर शेयरिंग का संबंध इसी बात से है कि किस तरीके से माइनॉरिटी ग्रुप को भी सत्ता से जोड़ा जा सके। मैं बेल्जियम का बारे में बताऊंगा, मैं इंडिया के बारे में बताऊंगा। बेल्जियम एक ऐसा कंट्री है यूरोप का जिसका बॉर्डर नीदरलैंड और जर्मनी से और फ्रांस से बिल्कुल अटैच है। और ये एक ऐसा देश है जहां पे डेमोक्रेसी है और ये एक ऐसा कंट्री है जहां पे गवर्नमेंट सिस्टम 2 पार्ट में डिवाइड है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। और यहाँ के बारे में जो एथनिक कॉम्पोजिशन है यानी कि यहाँ पे कम्युनिटी का जो परसेंटेज है, अगर हम बात करें वहां पे एक सिटी है फ्लेमिश में 59% पीपल डच समुदाय से हैं जो डच स्पीकिंग बोलते हैं और तकरीबन 49% जो पीपल हैं वह फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं और 1% ऐसे हैं जो जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जिसकी तादाद ज्यादा होगी वो सरकार बनाएगा और जिसकी तादाद कम होगी वो सत्ता में नहीं आ पाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि फ्लेमिश में डच का पॉपुलेशन ज्यादा है तो वो सरकार में थे। लेकिन इसी तरीके से ब्रुसेल एक सिटी है बेल्जियम में जहां पे 80% पीपल फ्रेंच लैंग्वेज से हैं, 80% पीपल फ्रेंच लैंग्वेज से हैं और 20% पीपल डच लैंग्वेज से हैं। वहां पे सरकार हमेशा फ्रेंच लैंग्वेज की बनती थी और जो माइनॉरिटी ग्रुप है डच उनको इग्नोर किया जाता था, जिसको लेकर के दोनों कम्युनिटी में कॉन्फ्लिक्ट हुआ, संघर्ष हुआ। जिसके बाद बेल्जियम में सन 1970 से लेकर के सन 1993 तक कॉन्स्टिट्यूशन में 4 अमेंडमेंट किए और 4 अमेंडमेंट करने के बाद ऐसा सिस्टम बनाया ताकि सबका भागीदारी सत्ता में हो सके, सबका पार्टिसिपेशन सत्ता में हो सके। और क्या किया, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दिया गया। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मतलब होता है जिस तादाद में संख्या है जिस कम्युनिटी का उस हिसाब से कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व कर दी जाएगी और वहां के व्यक्ति चुना जाएगा और ऑटोमेटिकली जो है पार्टिसिपेशन सब समुदाय का हो जाएगा। दूसरा, इक्वल कैबिनेट बनाया गया, सब समुदाय से इक्वल मिनिस्टर बनेंगे, चाहे वो डच के हो, चाहे वो फ्रेंच के हो, चाहे जर्मनी के हो। इसी तरीके से एक कॉमन लैंग्वेज के आधार पे एक गवर्नमेंट बनाया गया ताकि जो है सबका रिप्रेजेंटेशन मिल सके। अब हम बात करते हैं हिंदुस्तान के ऊपर। हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहां पर तकरीबन 70% से ज्यादा हिंदू समुदाय है और तकरीबन यहाँ पे 13-14%, 15% मुस्लिम समुदाय है। लेकिन मुस्लिम समुदाय को रिप्रेजेंटेशन तो प्रोपोर्शनल नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पे जब अंबेडकर ने ये बात कहा कि लोकतंत्र जब स्थापित किया जाएगा तो दलित सत्ता में नहीं आ पाएंगे, तो एक पूना पैक्ट हुआ था जिसके तहत जो है महात्मा गांधी ने ये बात मनवा लिया था कांग्रेस से कि दलितों को कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व होगा, जिसके चलते उनका सत्ता में भागीदारी हो जाएगी। तो हिंदुस्तान के अंदर दलितों को तकरीबन 15%
और एससी जिसको बोलते हैं एससी का 15% और एसटी का 7% रिजर्वेशन पार्लियामेंट में दिया गया है और विधानसभा में दिया गया है। और ये रिजर्वेशन जब हो जाता है तो वहां पे दलित ही व्यक्ति उठता है और उसी को जिताना होता है ताकि यह भी सदन में पहुंच सके, यह भी लीडर बन सके और ताकि पार्टिसिपेशन हो सके। तो हिंदुस्तान का एक ये है। दूसरा जो है हॉरिजॉन्टल जो पावर शेयरिंग है, जो पावर है एक इंस्टीट्यूशन को ना दे करके पावर को 3 भागों में डिवाइड किया गया है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर का काम है कानून बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है कानून को इंप्लीमेंट करना, लागू कराना, और जुडिशरी का काम है न्याय देना। तो इस तरीके से हिंदुस्तान में ये सिस्टम बनाया गया है पावर शेयरिंग को लेकर के। मैंने पावर शेयरिंग के ऊपर ये व्याख्या कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया हो गया। थैंक यू।